Hello, students. Today, our topic is networking, and in this lecture, we are going to discuss about protocols, network protocols. So, as you know, that this is a revision part of your syllabus, and uh, in this part, basically, uh, our focus is to discuss only those part or only those questions which are very important regarding to the board examination. So as we know that there is definitely a question of computer network protocol in your exam, and out of 50 marks, there is a question of 5 mark given in sample paper. So definitely it will be asked in your examination. So let us start. नेटवर्क प्रोटोकॉल, सबसे पहले आपको समझना यह है कि प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी होती है, और किस प्रोटोकॉल का क्या वर्क है, क्या रोल है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपको पहले से नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है प्रोटोकॉल्स के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटोकॉल के क्या यूज़ है और कहाँ यूज़ और उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को। तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है, प्रोटोकॉल्स क्या है। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ गाइडलाइन, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये देखिए, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन कहाँ फॉलो होती है, नेटवर्क पर, इसलिए इन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। तो किस चीज़ के लिए गाइडलाइन होती है, दैट गवर्निंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिंपल, डिपेंडेबल एंड सिक्योर वे। तो ये इंफॉर्मेशन ये बताती हैं, ये गवर्न करती हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी, सिंपल वे में, डिपेंडेबल वे में और सिक्योर वे में। इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी नेटवर्क पर, तो उसके लिए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। क्लियर। तो अभी इसमें कैटेगरी है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस में दे रखा है, तो दे रखा है टीसीपी आईपी, एसएमटीपी, पीओपी3, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। क्लियर। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे बेसिकली, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल को। वेट अ मिनट। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल जो होती है एसएसएच, एसएफटीपी, एफटीपी, टेलनेट। तो चलिए, रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड कैटेगरी इसकी रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एफटीपी और एसएफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेलनेट रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। इस तरीके से ये सभी प्रोटोकॉल है। तो अभी आज हम सिर्फ फोकस करते हैं इन पर। ये जो टॉपिक है हमारा आज, और टॉपिक है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या ये एक प्रोटोकॉल है, आंसर है नहीं, एक नहीं, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल है। तो फिर इनको हम अलग अलग डिस्कस क्यों नहीं करते, एक साथ क्यों डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। देखिए, टीसीपी आईपी हमेशा एक साथ वर्क करती हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर टोटली डिपेंड करती हैं। दोनों का काम, दोनों का वर्क एक दूसरे से कोरिलेट करता है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा जाता है और दोनों को एक साथ ही डिस्कस भी किया जाता है, और एग्जाम में भी एक साथ ही पूछा जाएगा टीसीपी आईपी। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म तो आपको सभी प्रोटोकॉल्स की पता होना चाहिए। सेकंड, आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव पर, वो कि ये प्रोटोकॉल क्या टास्क परफॉर्म करती है। तो टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये है सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल दैट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ये वो रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को नेटवर्क पर या इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करते हैं। तो इसी की वजह से कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाता है इंटरनेट के थ्रू, या नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। तो ये दोनों अलग कैसे हैं, हाउ डू टीसीपी एंड आईपी डिफर। तो कैसे अलग हैं ये समझना होगा। IP is a part that obtains the address to which data is sent, and TCP is responsible for data delivery once that IP address has been found. इन IP प्रोटोकॉल का काम ये है कि ये उस एड्रेस को फाइंड आउट करता है जहाँ पर डेटा भेजना है, ठीक। एंड TCP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी वंस दैट IP एड्रेस हैज बीन फाउंड। और एक बार जब IP एड्रेस मिल गया IP प्रोटोकॉल के थ्रू, जहाँ डेटा को सेंड करना है, डेस्टिनेशन का एड्रेस मिल गया, तो TCP की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को डिलीवर करे।
तो ये दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को एक साथ ही यूज़ होता है, टीसीपी और आईपी। क्लियर? आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या काम करेगा? टीसीपी काम करेगा आपका डेटा को डिलीवर करने का, और आईपी डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करने का कि कहाँ डेटा को भेजना है। तो ये डिसाइड करता है आईपी, डेटा कहाँ, ये पता लगाना डेटा कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है आईपी, और जहाँ डेटा भेजना है ये है टीसीपी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट दे आर ऑल्सो मीनिंगलेस विदाउट वन अनदर। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग। आप ये कहें कि टीसीपी और आईपी एक ही है, तो एक नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बिना मीनिंगलेस है, एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करते हैं, एक अलग अलग काम नहीं। तो ये है टीसीपी और आईपी। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि दोनों टीसीपी आईपी किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए टीसीपी आईपी, एक तो ये तो क्लियर हो गया, हमें ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया उसका कि आईपी प्रोटोकॉल का वर्क होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करना, और टीसीपी का काम होता है उस डेस्टिनेशन पर डेटा को डिलीवर करना। क्लियर? अब इसमें एक बात है, देखिए अगर हम डेटा, टीसीपी अगर डेटा को डिलीवर करेगी और एक बार में डेटा डिलीवर होगा, कंप्लीट डेटा एक बार में डिलीवर होगा, कोई भी मैसेज है तो एक बार में डिलीवर होगा, और वो अगर मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया तो फिर दोबारा से कंप्लीट मैसेज को सेंड करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि टीसीपी आईपी बेसिकली मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक कर देती है। पैकेट्स देखिए येलो कलर से मैंने मार्क कर रखा है पैकेट्स में, ठीक है। पैकेट्स में, पैकेट्स क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं डेटा के, तो पैकेट्स में कवर कर देती है। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। टीसीपी आईपी ब्रेक्स मैसेज इनटू पैकेट्स एंड दोज पैकेट्स आर देन रीअसेंबल्ड ऑन द अदर एंड। तो ये पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर डेटा को सेंड किया जाता है, और फिर अदर एंड पर यानी डेस्टिनेशन एंड पर ये रीअसेंबल्ड भी होते हैं। तो ये रीअसेंबल होते हैं उस पैकेट उस एंड पर, और फिर क्या होता है, अगर, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि अगर किसी और अलग अलग रूट से भी सेंड किया जा सकता है पैकेट्स को। अगर हम कोई रूट अनअवेलेबल है या कंजेस्टेड है, तो उस केस में भी क्या होगा कि दूसरे रूट से डेटा पैकेट को सेंड किया जा सकता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें कंपल्शन नहीं है कि एक ही रूट से सभी पैकेट्स को सेंड किया जाए। तो पहले तो मैसेज को पैकेट्स में यानी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन पैकेट्स को हम सेकेंड एंड पे भेजते हैं, डेस्टिनेशन एंड पे भेजा जाता है। और टीसीपी का ये वर्क होता है कि डेस्टिनेशन एंड पे सेंड करें, और डेस्टिनेशन एंड पर भी ये रीअसेंबल्ड होते हैं। और अगर ऐसा होता है कि कोई रूट अनअवेलेबल है या कंजेस्टेड है, तो उस केस में डिफरेंट रूट भी प्रोवाइड किया कराया जाता है पैकेट्स के लिए। तो पैकेट्स डिफरेंट रूट से भी जा सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज रहता है पैकेट्स में डिवाइड करने का। अदरवाइज अगर वो एक सिंगल कॉपी होती, एक सिंगल मैसेज होता और कंप्लीटली एक बार में भेजना होता, तो हमें उसको एक ही रूट से भेजना होता, ठीक है। और वो अगर डिलीवर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। इट मीन्स अगर नहीं होता तो फिर हमें कंप्लीट मैसेज को दोबारा भेजना पड़ता। पैकेट के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए टीसीपी आईपी डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अभी इसका जो कम्युनिकेशन है वो लेयर्स में वर्क करता है। इसके 4 लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी की, तो और सभी लेयर्स का अपने एक रोल होता है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर एंड पर दोनों पर ये 4 लेयर्स वर्क करती है। और ये लेयर्स का, इनमें जो भी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स का सब एक पर्टिकुलर रोल होता है और एक पर्टिकुलर टास्क होता है जो वो अपना परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो ये याद रखना है आपको। तो टीसीपी आई के बारे में अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीसीपी आईपी में आईपी का काम होता है डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड आउट करना, टीसीपी का काम होता है उस डेस्टिनेशन पर मैसेज को डिलीवर करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि टीसीपी में डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होती है टीसीपी आईपी, और सभी लेयर्स का अपना एक इंडिविजुअल रोल होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है। पैकेट्स डेटा का एक स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है। मतलब मैसेज को हम डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं, और ये पैकेट डिफरेंट रूट से डिलीवर किए जा सकते हैं। इसका एक एडवांटेज रहता है कि कोई रूट अगर अनअवेलेबल है या कंजेस्टेड है तब भी डेटा डिलीवर हो जाएगा, पैकेट डिलीवर हो जाएगा वहाँ पर। तो ये एक एडवांटेज रहता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये डेटा डिफरेंट लेयर्स हैं। ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये लेयर बनानी है, ये डायग्राम भी शो करना है। तो ये डायग्राम है इसका। तो ये देखिए, एक क्लाइंट साइड है, दूसरा सर्वर साइड है, और लेयर्स वही 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर एंड देन डेटा लिंक लेयर। इस तरीके से डेटा सेंड होगा, देन सर्वर साइड पर डेटा लिंक लेयर के थ्रू रिसीव होगा, फिर ये नेटवर्क लेयर एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर, और देन सबसे लास्ट में ये एप्लीकेशन लेयर, एच।
तो इस तरीके से ये डिलीवर होगा। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट प्रोवाइड ए रिलायबल डेटा कनेक्शन बिट एक मिनट डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करते हैं। डेटा लिंक लेयर, द डेटा लिंक लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द लिंक लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और फिजिकल लेयर। इसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, इसकी एक वजह है, इज व्हाट हैंडल्स द फिजिकल पार्ट ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा यूजिंग द ईथरनेट केबल, वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डिवाइस ड्राइवर इन द कंप्यूटर एंड सो ऑन। इसको फिजिकल लेयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी फिजिकल पार्ट कनेक्टेड होते हैं, जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं नेटवर्क में आपके डेटा को सेंड करने के लिए और डेटा को रिसीव करने के लिए, इसका काम उनको मैनेज करने का होता है। जैसे ईथरनेट केबल है, ठीक है, या वायरलेस नेटवर्क है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी है, डिवाइस ड्राइवर्स है, तो ये सभी। तो इसलिए इसको डेटा लिंक लेयर बोला जाता है और इसको फिजिकल लेयर भी बोला जाता है। द डेटा लिंक लेयर को लिंक लेयर बोला जाता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोला जाता है, या फिजिकल लेयर भी बोला जाता है क्योंकि ये फिजिकल पार्ट्स को हैंडल करती है जो डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सेकेंड आता है इंटरनेट लेयर। The internet layer, also called the network layer, controls the movement of packets around the network। तो इंटरनेट लेयर का काम ये है कि जो पैकेट्स है, डेटा पैकेट्स है, उसको ये उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है आपका इंटरनेट लेयर। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट प्रोवाइड ए रिलायबल डेटा कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस and divides the data in packets, acknowledges the packets that it receives from one other device and make sure that the other device acknowledges the packet it receives। तो बेसिकली इसका काम ये है कि ये एक रिलायबल डेटा कनेक्शन प्रोवाइड कराता है दो डिवाइसेस के बीच में। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम होता है कि ये डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और ये एक्नॉलेज करना कि ये जो डेटा रिसीव हुआ दूसरी डिवाइस से ये सही है, सही पैकेट रिसीव हुआ है, ये भी काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। और लास्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो ये वो सभी ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दिस इज़ व्हाट द यूज़र टिपिकली इंटरेक्ट विद सच एज ईमेल और मैसेजिंग। ये सब वो होती है जैसे यूज़र के लिए ज़रूरी होती है, जैसे ईमेल है, मैसेजिंग है, तो सब एप्लीकेशंस एप्लीकेशन लेयर पर हैंडल होती हैं। बिकॉज द लोअर लेयर्स हैंडल द डिटेल ऑफ द कम्युनिकेशन, द एप्लीकेशन डोंट नीड टू कंसर्न देमसेल्फ विद दिस। अब ये जितने भी नीचे की लेयर हैं, सबसे टॉप लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, तो जो लोअर लेयर होती है वो ऑलरेडी वो कम्युनिकेशन डिटेल्स को हैंडल करती हैं। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लेयर का थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है। यहाँ पर ये एप्लीकेशंस को हैंडल करने का काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो समराइज करते हैं इसको। डेटा लिंक लेयर को फिजिकल लेयर बोला जाता है, फिजिकल पार्ट को डील करती है। इंटरनेट लेयर का काम होता है आपका, इसको नेटवर्क लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम होता है पैकेट्स का मूवमेंट को कंट्रोल करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है रिलायबल डेटा कनेक्शन प्रोवाइड कराना दोनों डिवाइसेस के बीच में और डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना। और एप्लीकेशन लेयर का काम होता है सभी एप्लीकेशन जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सभी एप्लीकेशन लेयर पर मैनेज होती है। तो ये डायग्राम में देखेंगे आप, एप्लीकेशन लेयर से डेटा सेंड हुआ यहाँ पर, यहाँ, फिर इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के थ्रू, और फिर ये इस एंड पर रिसीव होगा डेटा लिंक लेयर, देन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। तो ये था आपका क्लाइंट जिसने, और ये था आपका सर्वर, ठीक है। इस तरीके से ये डेटा होता है आपका मैनेज। अब चलिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन सी होती हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करती हैं। टीसीपी आईपी के एचटीटीपी, एसएमटीपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्चुअली टीसीपी आईपी एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है जो ये बताता है कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है इंटरनेट पर या किसी नेटवर्क पर, ठीक है। तो उसमें एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं वो ये हैं आपकी डोमेन नेम सर्विस, डीएनएस है, एचटीटीपी है, एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, पीओपी और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब भी आपके सिलेबस में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एसएमटीपी की, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म से ही हमें आइडिया लग जाता है तो थोड़ा सा इसका। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल से है। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल एफिशिएंटली एंड रिलायबली ओवर द इंटरनेट। तो ये इसका मेन रोल है कि इस
प्रोटोकॉल का काम होता है ईमेल को सेंड करना एफिशिएंटली और रिलायबली। किस पर? इंटरनेट पर। तो SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol and it is a set of communication guidelines that allow software to transmit an electronic mail over the internet called the Simple Mail Transfer Protocol, and it is a program used for sending message to other computer users based on email addresses. तो दो तीन सिंपल सी बात है SMTP के बारे में। आपको देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है प्रोटोकॉल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं आएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कुछ दे रखा होगा एक पैसेज की फॉर्म में उनके बारे में पहले से ही, लेकिन आपको एक आइडिया होगा कि ये प्रोटोकॉल, या आपको क्लियरली पता होगा कि ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ की जाती है, तो आप वहाँ आंसर सही से दे सकते हैं वहाँ पर। और अगर अलग से पूछ भी ली जाती है तो भी उसमें आपको फुल फॉर्म लिखनी है, उसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना है। कोई 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से ज़्यादा का आएगा नहीं। तो आई थिंक 3 to 4 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। फुल फॉर्म तो लिखना ही लिखना है। तो अभी आपको जैसे SMTP आता है तो आपको लिखना है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये आपको याद रखना है सिर्फ ऐसे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आता है कि ये प्रोटोकॉल मेल को, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, या इसका ये काम होता है कि मेल को ट्रांसफ़र करना। इसकी विदाउट SMTP वी आर नॉट एबल टू सेंड एन ईमेल। तो SMTP के बिना ईमेल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा याद करना। ऐसे TCP/IP को याद करने के लिए क्या सोचेंगे हम? TCP/IP, तो फर्स्ट थिंग तो TCP/IP बोथ आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बट ऑलवेज यूज टुगेदर। दो अलग अलग प्रोटोकॉल है पर एक साथ यूज होती है हमेशा। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड आउट करती है और TCP उस एड्रेस पर डेटा डिलीवर कैसे होगा ये डिसाइड करती है, ये बताती है आपकी। ठीक है, उसके बाद TCP/IP की 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। क्लियर? और उसमें भी हमको ये बताना है कि डेटा पहले पैकेट्स में डिवाइड होता है और पैकेट्स फिर सेम रूट से या अलग अलग रूट से डिलीवर होते हैं डेस्टिनेशन को, और डिलीवर होने के बाद फिर वो डेस्टिनेशन पे जब रिसीव हो जाते हैं तो फिर रीअसेंबल्ड होते हैं। तो ये बेसिकली काम था TCP/IP का। तो इस तरीके से याद करना है आपको। और SMTP क्या था? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल जो मेल ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है, वो आपका SMTP कहलाती है। क्लियर? अब इसकी वर्किंग देख लीजिए ज़रा। ये डायग्राम आपको इसकी वर्किंग समझा देगा। ये है सेंडर जिसको मेल सेंड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे, हाँ ठीक है, ये है सेंडर, इसको मेल सेंड करना है। ये मेल सर्वर है, SMTP के थ्रू यहाँ पर डेटा जाएगा। फिर इंटरनेट के थ्रू ये रिसीवर मेल सर्वर पर डेटा जाएगा। SMTP का रोल अभी भी यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे सेंडर मेल सर्वर पर डेटा को सेंड करना हो या सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर मेल सर्वर पर डेटा को सेंड करना हो इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पर SMTP अपना रोल प्ले करती है। ये ट्रांसफ़र करती है मेल को। एक बार जब ये डेटा रिसीवर्स मेल सर्वर पर पहुँच जाता है तो उसके बाद इसका रोल ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अब इसके आगे इसको रिसीवर तक पहुँचाने का काम होता है POP3 या IMAP प्रोटोकॉल का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका काम सेंडर एंड से रिसीवर मेल सर्वर तक डेटा को पहुंचाना होता है। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिएगा। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, देखिए ये बहुत डिटेल में दे रखा है, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपको ही लिखना है, याद करना है। ठीक है, 10th क्लास में इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अब टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो फिर पॉइंट भी हैं कुछ, आप उन्हें लिख के आ सकते हैं। पहली बात तो एक पुश प्रोटोकॉल है। पुश प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? डेटा सेंड करती है ये, डेटा नहीं, एक्चुअली ईमेल को सेंड करेगी। क्लियर है? और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करती है TCP/IP के, एप्लीकेशन लेयर पर नहीं। किस पर? ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करती है TCP/IP के। क्लियर? एक्चुअली TCP/IP एक प्रोटोकॉल तो है ही, साथ साथ एक मॉडल भी है जो ये डिसाइड करता है या जो ये बताता है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा। थर्ड देखिए, इसके थ्रू हम मल्टीपल ईमेल एक बार में भेज सकते हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और लास्ट है स्टेटलेस, इसकी कोई स्टेट नहीं होती। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक ही स्टेट होगी, डिफरेंट स्टेट नहीं होगी कि अभी ये रेडी है, अभी ये डेटा सेंड हो गया या फिर मेल सेंड हो गया, एक्नॉलेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है,
इसकी सिर्फ एक ही स्टेट होती है, डेटा सेंड होता है इसमें, कोई अलग स्टेट नहीं होती, अलग अलग स्टेट में वर्क नहीं करती, इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। और अगर आप याद कर सकते हो तो ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ये पोर्ट नंबर 25 पर वर्क करती है नेटवर्क में। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग की डिटेल में जाना पड़ेगा, याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा इस पॉइंट को। तो बेसिकली पॉइंट ये पुश प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है तब ये प्रोटोकॉल अपना वर्क करती है। ठीक है, और ये टीसीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करती है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं पीओपी की बारे में। ठीक है, तो ये भी मेल से रिलेटेड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये रहा POP3 यहाँ पर। तो जब एक बार मेल रिसीवर मेल सर्वर पर पहुंच जाएगा, उसके बाद POP3 या IMAP का काम होगा। पर यहाँ तो POP है, ये 3 क्या है और POP क्या है? उससे पहले POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट ए सिंगल क्लाइंट। ये एक सिंगल क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है, एक बार में एक ही मेल जाता है इसके थ्रू। एंड देयर आर सेवरल वर्जन ऑफ POP, बट द POP3 इज़ द करंट स्टैंडर्ड। अब इसमें काफ़ी वर्जन है POP के, लेकिन इसमें जो POP3 है वो करंट स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसलिए POP3 लिखा जाता है, POP नहीं लिखा जाता कहीं भी। तो ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है। सेकेंड पॉइंट, ओके, सेकेंड पॉइंट, since POP supports offline access to the message thus require less internet uses time। तो ये क्या काम करती है, ये आपका ऑफलाइन मैसेज को एक्सेस भी कर सकती है, इसलिए इसको इंटरनेट का उतना इसमें यूज़ नहीं होता। POP सर्च फैसिलिटी अलाउ नहीं करती, POP डज नॉट अलाउ सच फैसिलिटी। इन ऑर्डर टू एक्सेस द मैसेज इट इज़ नेसेसरी टू डाउनलोड द मैसेज। को एक्सेस करने के लिए मैसेज को डाउनलोड करना ज़रूरी है POP के थ्रू। ये पॉइंट हम तो सब तब क्लियर होगा जब हम IMAP को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि IMAP ऐसा नहीं होता है। एंड इट अलाउज ओनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएटेड ऑन सर्वर। तो एक मेल बॉक्स क्रिएट करता है एक सर्वर पर, एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सेसिंग नॉन मेल डेटा। तो ये नॉन मेल डेटा के लिए सही नहीं है। तो जो डेटा सिर्फ मेल किया जाता है उसी डेटा को डिलीवर करने के लिए काम किया जाता है। तो ये इसका पॉइंट है। तो मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ। सबसे पहले POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 is the correct standard. That's why we called it as POP3. Clear? थर्ड, और इसका पॉइंट ये है कि ये सिर्फ मेल डेटा को, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं उन डेटा को एक्सेस, उन डेटा को ही ये उसी डेटा के लिए यूज़ होती है। ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है नॉन मेल डेटा के लिए। और ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये सर्च फैसिलिटी अलाउ नहीं करती, और एक बार मैसेज को एक्सेस करने के लिए उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है POP3 के थ्रू, अदरवाइज डेटा को एक्सेस, मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। इंटरनेट प्रोटोकॉल में IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, जब मैं आपको डायग्राम दिखाया था पिछली बार, तो वहाँ POP3/IMAP लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का काम लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपको समझना होगा कि वो डिफरेंस क्या है। IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है। और IMAP stand for Internet Message Access Protocol and it was the first proposed in 1986। तो 1986 में proposed हुआ था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। IMAP allow the client program to manipulate the email message on the server without downloading them on the local computer। ये डिफरेंस होता है दोनों में, POP में और IMAP में। IMAP में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मैसेज को या ईमेल को, जबकि POP में डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तभी मैसेज डाउनलोड होने के बाद ही मैसेज आगे मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, द ईमेल इज होल्ड एंड मैनिपुलेट बाय द रिमोट सर्वर। तो रिमोट सर्वर जो होता है उसके थ्रू ये होल्ड होता है और मेंटेन्ड होता है। तो ईमेल इज होल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द रिमोट सर्वर। तो रिमोट सर्वर जो होगा इसके थ्रू होल्ड और मेंटेन्ड होगा। एंड इट इनेबल अस टू टेक एनी एक्शन सच एज डाउनलोडिंग, डिलीट द मैसेज, delete the mail without reading the mail. It enables to create, manipulate and delete a remote message folder called mailbox।
अब यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है POP3 और IMAP में। IMAP में हम जो मेल होगा उससे डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और बिना उसको डाउनलोड किए बगैर IMAP। जबकि POP3 में ये आपका डाउनलोड करना ही होगा तभी आगे एक्सेस होगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है IMAP में और POP3 में। और दूसरी बात ये कि POP सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती थी ईमेल की, जबकि IMAP सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। POP3 में ईमेल की सर्च फैसिलिटी नहीं होती, IMAP में ईमेल की सर्च फैसिलिटी होती है। POP3 में डाउनलोड करना पड़ता है और IMAP में डाउनलोड नहीं करना पड़ता ईमेल को। और थर्ड डिफरेंस और इट अलाउज कंकरेंट एक्सेस ऑफ मल्टीपल मेल बॉक्स ऑन मल्टीपल मेल सर्वर्स। तो एक ये मल्टीपल मेल सर्वर पर एक साथ एक्सेस कर सकती है IMAP, जबकि POP3 ऐसा नहीं करते आपका प्रोटोकॉल। चलिए, तो ये पॉइंट हो गए आपके मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल होगी। अब बात करते हैं HTTP के बारे में। तो फुल फॉर्म होती है HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्या काम होता है, जैसे नाम बता रहा है इसके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऐसी प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। HTTP ऑफर्स सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड विच गवर्न्स हाउ एनी इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वो इंफॉर्मेशन, कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होगी, ये उसको गवर्न करता है आपका HTTP। HTTP प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड रूल्स फॉर वेब ब्राउजर एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। तो HTTP जो वेब ब्राउजर है और जो सर्वर है उनको रूल्स प्रोवाइड कराता है कि वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। HTTP is an application layer protocol which is built on top of the TCP। तो ये कैसी प्रोटोकॉल है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTP uses hypertext structured text which establish logical link between nodes containing text, and it is also known as stateless protocol as each command is executed separately without using a reference of previous run command। तो ये भी एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसमें एक कमांड इंडिविजुअली वर्क करती है और उसका पिछली किसी कमांड से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो एक बार में एक कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो HTTP को हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि HTTP फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर ये डिसाइड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सेंड होगी। ये वो रूल्स हैं जो ब्राउज़र और सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, और ये हाइपर टेक्स्ट स्ट्रक्चर टेक्स्ट को सेंड करने का काम करती है। ये देखिए सेकंड लास्ट पॉइंट, HTTP यूज हाइपरटेक्स्ट स्ट्रक्चर टेक्स्ट विच एस्टेब्लिश द लॉजिकल लिंक बिटवीन द नोड कंटेनिंग टेक्स्ट। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब ये सवाल है कि इसमें एस और ऐड हो जाएगा तो क्या होगा। तो HTTP के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने ओनली। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म इसकी। सेकंड है, सेकंड पॉइंट, HTTP वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ये गवर्न करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होगी। और ये रूल्स होते हैं जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और एक पॉइंट चाहे तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब इसमें किसी प्रीवियस कमांड से कोई मतलब होता नहीं है इसका। और ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, TCP IP की एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है, ये भी बता दीजिए। तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स सेकेंडरी है, ये थर्ड 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, सेकंड लास्ट। तो ये देख लीजिएगा आप। HTTPS में क्या होगा, एस से क्या मतलब होता है, एस का मतलब यहाँ पर होता है सिक्योर से। तो ये एक तरीके से एडवांस वर्जन है HTTP का। तो वो काम तो वही सब है जो HTTP का था, तो वहाँ तो कोई चेंज नहीं है, पर बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक और फीचर ऐड हो जाता है, सिक्योरिटी और ऐड हो जाती है इसके अंदर। तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोला जाता है। ये एक एडवांस वर्जन है HTTP का और ज़्यादा सिक्योर वर्जन है। इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है, ये 443 पोर्ट यूज़ करता है, ठीक है। और ये देखिए, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आप ये लिख दीजिएगा बजाय उस पॉइंट के, ये ज़्यादा सही रहेगा। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये दो प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है
एक HTTP और एक SSL। SSL कौन सी प्रोटोकॉल है? SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या काम करती है? ये प्रोटेक्ट्स एंड इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन सेंड अक्रॉस द इंटरनेट। तो ये जो इंटरनेट में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे इनक्रिप्ट करती है। और HTTP का काम करती है, ये HTTP काम ये करती है कि ये डिसाइड करती है हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन विजिटर ब्राउजर एंड वेबसाइट सर्वर। तो विजिटर ब्राउजर और वेबसाइट सर्वर के बीच में मैसेज कैसे जाएगा, ये HTTP डिसाइड करता है आपका। और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम होता है SSL का, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो प्रोटेक्ट करता है, इनक्रिप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। ये दोनों प्रोटोकॉल मिलके बनती है HTTPS। तो HTTP के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ये डेफिनेशन या ये इक्वेशन लिख सकते हैं एग्जाम में HTTPS को समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।